तो जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ेंगे रास सिस्टम के बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में कि ये रास सिस्टम होता क्या है, इसके वर्क्स क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और हमें इसे मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमें हाइपरटेंशन होती है। और इसके ड्रग्स के बारे में बात करेंगे हम कि कौन कौन सी इसकी ड्रग्स हैं जो हमारे यूज़ में आती हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बेस पे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि रास क्या होता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है जो कि मेनली वर्क करता है बीपी के डिक्रीज़ और इंक्रीज़ में और फ्लूइड वॉल्यूम के डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होने में। इसके ये मेन फंक्शंस हैं। अब हम पढ़ते हैं रास सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि रास सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको रास सिस्टम आता है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उसमें भी इनका यूजेस होता है और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसमें इसका यूज़ होता है। तो इसलिए रास सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रास सिस्टम होता क्या है। मेनली किडनी रेनिन सिक्रेट करती है और लीवर एंजियोटेंसिन सिक्रेट करता है। किडनी रेनिन इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। लीवर से एंजियोटेंसिनोजन निकलता है और किडनी से रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लंग से निकलता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन 1 को सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होने के बाद इसके 2 यूजेस हैं, मेनली 2 फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट वन ये ब्लड वेसल्स पे काम करता है और सेकेंड वन ये इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करवा देता है जैसे कि वाटर और NaCl। फर्स्ट वन हम ब्लड वेसल्स पे इसका काम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ये स्टिमुलेट कर देता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को। ये पहले हमारी ब्लड वेसल का ल्यूमन था, ये ब्रॉड था। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हुआ तो इसने ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को डिक्रीज़ करवा दिया जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मेनली ये रास्ता है, अगर ये वाइड होगा तो हमारा बीपी नॉर्मल रेंज में रहेगा या फिर लो होगा और हम इसी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं तो यहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा फास्ट होगा। फास्ट होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आएगा, प्रेशर की वजह से हमारा बीपी अल्टीमेटली राइज हो जाएगा। और सेकंड वन हम बात करते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, उससे एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करवाता है। वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है वाटर की और NaCl की। बेसिकली जहाँ पे वाटर और सोडियम होगा, सोडियम जहाँ पे होगा वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन खुद ब खुद करता है जिससे क्या होगा कि वाटर हमारी ब्लड वेसल्स में जाएगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली हमारा बीपी इंक्रीज़ होगा। इन दोनों सिस्टम्स की वजह से हमारा बीपी इंक्रीज़ होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए कौन कौन सी ड्रग हैं। अगर आपने इस मैकेनिज़्म को अच्छे से समझा है तो आपको ड्रग्स में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स रास सिस्टम की ड्रग्स हैं और वो कैसे कैसे अफेक्ट करती हैं, किस किस स्टेप्स पे ब्लॉक करती हैं वो ड्रग्स रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं ACE इनहिबिटर्स। सेकेंड वन ड्रग होगी इसमें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंड थर्ड वन होगी डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। हम इसको देखो 3 स्टेप्स पे ब्लॉक कर सकते हैं। फर्स्ट वन तो हम इधर ही ब्लॉक कर देंगे कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट ही ना हो। सेकेंड वन हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं इसको कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट ना हो। और थर्ड हम ब्लॉक कर सकते हैं इसको कि अपने रिसेप्टर साइट पे जाके ना लगे। अगर रिसेप्टर्स पे जाके नहीं लगेगा तो यह अल्टीमेटली अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स ड्रग्स इस सिस्टम पे अफेक्ट करेंगे कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट ही नहीं होने देंगी जिससे वो फर्दर अपने एक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो हम पढ़ते हैं अब ACE इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में। इन ड्रग्स के सफिक्स प्रिल होता है, मतलब इनके ड्रग्स के लास्ट में प्रिल आता है जिसकी क्लासिफिकेशन है इनेलोप्रिल, लिस्नोप्रिल, बेंजाप्रिल, कैप्टोप्रिल। अब हम देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो रहा था, ये उस स्टेप को ब्लॉक कर देंगी, ACE एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी
जिससे ये 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे अल्टीमेटली बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम इसको दे सकते हैं। सेकंड वन है इंक्रीज बीपी वाले पेशेंट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, स्ट्रोक की कंडीशन में, एमआई की कंडीशन में, एंजाइना की कंडीशन में। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन तो हाइपर सेंसिटिविटी होता है। अगर आपको किसी भी ड्रग्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखनी है तो आप ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको मेनली लिख सकते हैं। फर्स्ट वन हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, सेकेंड वन रीनल इम्पेयरमेंट हो गया, एंड थर्ड वन लीवर इम्पेयरमेंट या फिर लीवर डिजीज़ भी लिख सकते हैं, या फिर क्रॉनिक लीवर डिजीज़ भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड वन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है एंजियोडीमा वाले पेशेंट्स में, जिसके जो हमने ड्रग्स पढ़ी है एसी इनहिबिटर ड्रग्स, इनसे जिसको एंजियोडीमा की हिस्ट्री है उन पेशेंट्स को हम ये ड्रग नहीं देंगे। थर्ड वन है प्रेगनेंसी, फोर्थ वन है किडनी फेलियर। अब हम इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करते हैं। अगर हम एसी इनहिबिटर्स को प्रिल ड्रग्स को स्पिरोलेक्टोन के साथ देते हैं, जो कि एक पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, इसको हम फर्दर क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो ये क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है पोटेशियम के लेवल को ब्लड में, जिसको हम बोलते हैं मेनली टर्म में हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया होता क्या है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर हमें किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा? नोजिया, वॉमिटिंग, हार्ट पाल्पिटेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो कि बहुत फेटल कंडीशन है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। दैट्स वाई हम एसी इनहिबिटर्स को स्पिरोलेक्टोन के साथ नहीं देते हैं। सेकेंड वन हम बात करते हैं, हम नसेड्स के साथ भी नहीं देते हैं एसी इनहिबिटर्स को, क्योंकि ये नसेड्स इनके अफेक्ट को कम कर देती हैं, एसी इनहिबिटर्स के अफेक्ट को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिससे हमें अपना डिज़ायरेबल एक्शन शो नहीं होगा। थर्ड वन हम बात करते हैं, एसी इनहिबिटर्स को अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये एक्सेसिव बीपी फॉल कर सकते हैं, जिससे कोमा की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट, रेस्पिरेटरी फेलियर और इवन डेथ तक हो सकती है। सेकेंड वन हम पढ़ेंगे ड्रग्स के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में। अब तक हमने पढ़ा एसीई इनहिबिटर्स की हम एंजियोटेंसिन 1 को सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। अब हम पढ़ते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में, कि जो ड्रग्स हैं वो अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड नहीं होगी तो अल्टीमेटली बीपी डिक्रीज हो जाएगा। हम पढ़ते हैं अब इसके ड्रग्स जो हैं उनके सफिक्स सार्टन होता है, मतलब उनके लास्ट में सार्टन आता है, जैसे कि लो सार्टन, एंडी सार्टन, प्रो सार्टन, वाल सार्टन, टेलमी सार्टन। ये कुछ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स की। अब हम पढ़ते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये अपना वर्क कैसे शो करती हैं। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, वो रिसेप्टर्स की साइड पे जाएंगी, उनको अटैच नहीं होने देंगी, उनको उसकी साइड से ब्लॉक कर देंगी, तो रिसेप्टर खाली पड़ा रह जाएगा तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली बीपी डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब हमने जहाँ पे भी देख लिया ना कि रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें आप आंख बंद करके ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं कि वो ड्रग अपने रिसेप्टर साइड पे नहीं जाएगी, उसका एक्शन पहले ही ब्लॉक हो जाएगा तो अपने उसका रिसेप्टर खाली पड़ा रहेगा तो वो बीपी को अल्टीमेटली डिक्रीज कर देगी, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। थर्ड वन हम पढ़ते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स के बारे में, जो कि ड्रग्स है एलिस्क्रीन, एक ओनली ड्रग है, या फिर इसमें 1-2 ड्रग्स भी आती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। जो क्या काम करती है, जो रेनिन किडनी से वो सिक्रीट हो रहा था, ये उसको एंजियोटेंसिन पे कन्वर्ट नहीं होने देगी, और ना ही एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, ना सेकंड में कन्वर्ट होगा, ना ही वो अपने रिसेप्टर साइड पे जाके लगेगा, और ना ही वो अपना एक्शन शो करेगा। सो ये ड्रग्स हमने पढ़ी सारी। अब मैं आपको इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि रास सिस्टम के कुछ एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं। सो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं हाइपोटेंशन, मतलब ये एक्सेसिव बीपी डिक्रीज करवा देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, उसका रेस्पिरेटरी फेलियर या कुछ भी, ये तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट में आ जाएंगे। रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कोक्स इनहिबिटर्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के साथ अगर हम इसे देंगे तो कफ हो सकती है, एंजियोडीमा हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रोपिनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रेस स्किन, टेस्ट डिस्टर्बेंस। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं इस ड्रग्स के, जो हमें इन ड्रग्स के साथ देखने को मिलते हैं। सो इफ़ यू understood this video, please like, share, subscribe to my channel and please support women empowerment. Thanks for watching.